हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज फिर से एक नए वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम सीजी टेट 2022 जो परीक्षा होनी है 18 तारीख को, 18 सितंबर 2022 को टेट का, उसके लिए हम एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं मॉर्निंग शिफ्ट से रिलेटेड। मॉर्निंग शिफ्ट का मतलब होता है जो कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के शिक्षक बनने के लिए जो पात्रता परीक्षा होती है ना, उसे मॉर्निंग शिफ्ट कहते हैं। उसके 5 पोर्शन होते हैं जिसमें से हम मैथ्स पोर्शन का वीडियो लेकर आए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर PYP 2017, प्रीवियस ईयर पेपर 2017 में जो सीजी टेट हुआ था उसके मैथ्स के क्वेश्चनों को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिए। तो चलिए, इससे पहले भी शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, इससे पहले भी हमने 2022 जनवरी में जो हुआ था और 2019 में जो हुआ था टेट, उनके वीडियोस हमने बनाए हैं। जिन्होंने अभी तक उस वीडियोस को अभी तक देखा नहीं है, वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन वीडियोस के लिंक प्राप्त कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस सॉल्व किए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे प्रश्न की ओर। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा 4th पोर्शन है, मतलब 91 से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो चलिए, हमारा 91 क्वेश्चन हमारे लिए पहला और उस पेपर के लिए 91 क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसे। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2 पाइप है, एक टंकी को क्रमशः, ठीक है, हम एक टंकी बना लेते हैं। इस टंकी को कोई पाइप ए समझ लीजिए जो 20 मिनट में भरता है। उसी टंकी को कोई दूसरा है जो 30 मिनट में भर रहा है, ठीक है। अब उसी टंकी को यदि बोल रहा है दोनों पाइप एक साथ भरें, भाई जल्दी काम हो जाएगा, है ना भाई। इसको मान लेते हैं बी, तो ए और बी एक साथ भर रहे हैं, अब काम जल्दी हो जाएगा। तो काम कितना जल्दी होगा, तो इसके लिए लॉजिक ये है कि समय, एक साथ भरने में जो लगा समय है ना, वो जाएगा, दोनों को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा 20 गुणित 30 बटे में दोनों को जोड़ दीजिए, ये उसका जो भी आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 20 धन 30 कितना हो गया 50। तो आंसर आ गया 600 डिवाइडेड बाई 50 एंड दैट इज अवर 12 मिनट। ठीक है, 3 रहते हैं, थोड़ा समस्या आती है, इसको ऐसा ही बनाते हैं हम लोग। एक बात समझ लीजिए, थोड़ा सा बता देते हैं कि टाइम डे जो भी लग रहा है यहाँ पर, टाइम समझ लीजिए, टाइम डे में हो सकता है, आवर में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर टोटल वर्क, अब ये टोटल वर्क क्या है बताएंगे, और एक होता है इफिशियंसी, मतलब क्षमता। ये क्या है, जैसे ए ने लिया और बी ने लिया समय, ए ने 20 मिनट और बी ने 30 मिनट, तो दोनों का आप हमेशा लघुत्तम निकालिए, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब समझ लीजिए कोई काम है, एक बड़ा सा काम है, उसके मैंने कितने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, छोटे छोटे 60 टुकड़े कर लिए, 60 पार्ट्स कर लिए। अब इस 60 पार्ट्स को भरने के लिए समझ लीजिए, है ना, वो वर्क है ना, उसको पार्ट्स को भरने के लिए उसने 20 मिनट लगाया, तो 1 मिनट में उसने कितना भर लिया, कितने हिस्से को भरेगा, 3 हिस्से। और ये अकेला ये काम करेगा तो 1 मिनट में कितने हिस्से को भरेगा, 2। अब जब दोनों मिल रहे हैं, 1 मिनट में कितने हिस्से को भरेगा, 3 हिस्से। और ये अकेला ये काम करेगा तो 1 मिनट में कितने हिस्से को भरेगा, 2। अब जब दोनों मिल रहे हैं, 1 मिनट में कितने हिस्से को भरेगा, 3 हिस्से। और ये
ए और बी दोनों मिल के क्या हो रहे हैं, भर रहे हैं टंकी को। तो क्या करेंगे, 1 मिनट में ये अपना 3 हिस्सा भरेगा, ये 2 हिस्सा, कुल कितना हिस्सा भर रहा है, 5 हिस्सा। अब दोनों मिलके इसी पूरे 60 हिस्से को भरने वाले हैं। तो 60 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 5। कितना मिनट आ गया, 12 मिनट। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 92, लेकिन हमारे लिए सेकेंड क्वेश्चन। किसी परीक्षा में 120 परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त अंक का औसत 35 है। उत्तीर्ण परीक्षार्थी का औसत कितना है, 39 है, और अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का औसत 15 है। उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, तो एक बात ध्यान देंगे, हमारा जब भी औसत वाली बात आएगी उसमें 3 कॉलम बनाना है, संख्या, ठीक है, औसत, योग। ठीक है, होता क्या है, औसत का जब हम फार्मूला पढ़ते हैं ना, एवरेज, तो क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। थोड़ा सा चेंजेस करना है, ये संख्या इधर गुणा हो जाएगा, तो औसत गुणा क्या जी, संख्या, बराबर किसके हो जाएगा, योग के। इन दोनों बातों को हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। जब भी औसत दिया रहेगा तो ये वाला लगेगा, और औसत निकालना है तो ये वाला लगेगा, सीधी बात है। यहां पर दे दिया है संख्या कितने लोग हैं बोल रहा है, 120, औसत इनका कितना है, 35। इस हिसाब से मतलब उनका योग कितना था, पहले क्या आता था, योग करते थे फिर संख्या से भाग देते थे, औसत निकलता था। अब औसत दे दिया है संख्या, तो दोनों को गुणा करो क्या निकल जाएगा, योग निकलेगा। चलिए योग ही निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो कितना आ गया, 35 12, 12 पंचे 60 का शून्य, हासिल है 6, 12 3 36 और 6 42, 42 तो हो गया। ठीक है, अब इसमें उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, ठीक है, चलिए उत्तीर्ण की बात करते हैं। उत्तीर्ण पता नहीं है, ठीक है, तो मैंने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। इनका औसत कितना है, औसत कितना है, 39 है, तो कितना हो गया ये 39x। अब बचे कितने, जब 120 में x पास हो रहे हैं तो अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, जो बचे बचे मतलब कितना हो जाएगा, 120 माइनस एक्स, क्लियर। तो कितना आ गया, और इनका औसत कितना है, 15। गुणा करिए, तो गुणा करेंगे, दोनों के साथ गुणा करना पड़ेगा। 15 12 में कितना होता है, 180, 1800, ठीक है, माइनस कितना एक्स आ गया, 15x। अब ध्यान से जरा देखेंगे, ये उत्तीर्ण लोग को योग है, ये अनुत्तीर्ण, दोनों को मिलाएंगे तो इसके क्या दिखना चाहिए, बराबर दिखना चाहिए। यहां से एक समीकरण जनरेट हो जाएगा, मतलब हमारे पास आएगा 39x प्लस ये उत्तीर्ण का योग है, और 1800 माइनस कितना, 15x, बराबर कितना हो जाएगा, 4200। तो 39 माइनस 15 ये कितना होता है हमारा, 24x, बराबर ये 1800 इधर माइनस होगा, ठीक है। तो 42 में 18 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, ये 2400। तो x का मान कितना आ गया, 100। x किसको माना था मैंने, उत्तीर्ण, और यहाँ पर क्या पूछा है, उत्तीर्ण की संख्या, तो उत्तीर्ण संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 100 हो जाएगी, ठीक है। उत्तीर्ण, परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी हमारी। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि राम ने 2 साइकिल खरीदी, प्रत्येक 990 के दर से बेची। यदि उसे एक साइकिल पर 10% का लाभ हो और दूसरे साइकिल पर 10% हानि, तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य क्या है।
ठीक है, तो याद रखेंगे कि यहाँ पर जरा ध्यान देंगे। देखो जब इस प्रकार से प्रश्न आता है ना, तो एक में लाभ एक में हानि जब सेम सेम प्रतिशत दिया रहे, तो याद रखो ये हमेशा हानि का केस होता है। ठीक है, तो हानि कितना होगा ये हमको जानना है, तो इसके लिए एक ट्रिक है। जो सेम लॉजिक है, जितना सेम प्रॉफिट और सेम लॉस है उसका स्क्वायर को डिवाइड बाय करेंगे 100 से, माने 1% की हमको हानि हो रही है, ये समझ लीजिए। ठीक है, जब भी ऐसा किसी को बेचने पर इतने प्रतिशत का लाभ और इतने प्रतिशत हानि सेम अगर दिया है, यहाँ पर एक और भी देखना ना, सेम दर से बेच रहा है, दोनों का बेचने का जो कीमत है वो सेम रहेगा, है ना, एक में 10% हानि और एक में 10% लाभ हो रहा है, तो उस केस में हमेशा हानि होगी। और हानि कितनी होगी, जो प्रतिशत लाभ या हानि है जो बराबर में दिया हुआ है उसका वर्ग बटे में कितना करना है, 100, मतलब आपको 1% की हानि हुई है। ठीक है, इसका मतलब आप ध्यान से समझिए, अगर आप किसी चीज को 100 रुपए में खरीदे थे और आपको 1 रुपए का हानि हो रहा है, मतलब उसे बेच कितने में रहे हैं, 99 रुपए में बेच रहे हैं। ये हो गया खरीदी, ये हो गया हानि, और ये क्या हो गया हमारा विक्रय मूल्य। क्लियर हो गया बात, मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर 99 रुपए में विक्रय हो रहा है तो उसकी खरीदी मेरे को 100 रुपया पड़ी थी। अगर 1 रुपया बिक्री पड़ रहा है, ठीक है, 1 रुपया क्या हो रहा है हमारा बिक्री पड़ रहा है। क्लियर हो गया, दोनों साइकिलें प्रत्येक 900 कितना बोल रहा है यहाँ पर 90 में, सॉरी 990 है, तो कितना हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पर एक बात समझिए, दोनों को 990 में बेचा, दोनों को 900 क्या में बेचा जी, 90 में बेचा, मतलब वह एकक को 990 में बेच रहा है, मतलब 1980 में 2 साइकिल बेच रहा है। ठीक है, तो यहां पर बाद में कंफर्म कर लेंगे उसे। अब देखो 99 रुपए जब विक्रय मूल्य है, तो वह उसकी खरीदी कितनी पड़ी थी उसे 100 रुपए। क्लियर हो गया बात, अब 1 रुपया है तो कितना हो जाएगा ये 100 बटा कितना हो जाएगा 99। अब यहाँ पर देखिए कुल बिक्री कितना हो गया है 1980, तो कितना आएगा मेरा 1980 के लिए कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 99 इंटू 1980, ये इसका डबल होगा 0 होगा, और ये कितना आंसर आ जाएगा 2000 रुपए। ठीक है, तो उनका क्रय मूल्य कितना था जी 2000 रुपए। इसको और कई तरीके से बना सकते हैं हम। ठीक है, इसको कई तरीके से और भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर ध्यान से देखो, इसको 2 भाग कर लेंगे। कैसे कैसे बना सकते हैं देखो, मान लेते हैं हमेशा क्रय मूल्य को 100 रुपया लेना, मतलब 100% लेना है भैया, जब भी प्रतिशत में दिया है। एक में हो रहा है आपको लाभ, क्या हो रहा है भैया लाभ हो रहा है, कितने प्रतिशत का 10% का, मतलब आप उसे बेच कितने में रहे हो 110%। ठीक है, अब आपको पता है आपका जो प्रतिशत है 110% है, प्रतिशत में आप जिसे 110 बोल रहे हो, रुपया में उसे 990 बोल रहे हैं, क्योंकि 990 में बेचा। ठीक है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1% का मतलब कितना हो जाएगा आपका 0 0 कट गया, और ये कितना आ जाएगा मेरा 1% माने 9 रुपए। आपका तो खरीदी कितना है 100% है, तो 100% का मान निकाल लो, तो 1% का 9 रुपया, तो 100% का कितना हो गया 900, मतलब जिसमें फायदा हुआ उसको 900 रुपये में खरीदा था। फिर एक बार वैसी कर लो क्रय मूल्य, लेकिन इस बार हो रहा है आपको हानि, और फिर क्या हो रहा है विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य कितना लेना है आपको 100%, हानि कितना हो रहा है 10%, 10% घाटा हुआ, मतलब आपको प्रतिशत कितने प्रतिशत में बेच रहे हो उसे 90% में, तो जिसको 90% बोल रहे हो बेचने का, उसको पैसे में कितना बोला जा रहा है यहाँ पर 990, तो 1% का मान कितना हो जाएगा 110 रुपए। ठीक है, तो आपको तो क्या निकालना है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब 100% का मान निकालना है, इसका अलग क्रय मूल्य निकाल लीजिए, तो कितना हो गया एक का 110, तो 100 का कितना हो जाएगा 1100 रुपए। अब देखो एक को 900 में खरीदा था,
और एक को 1100 में खरीदा था, है ना। तो 900 प्लस 1100 ऐसा ही बना सकते हो। कितना आंसर आ गया? 2000 रुपए। है भाई, बनाओ कैसे भी, आंसर वही है, गणित की एक खासियत है। क्लियर हो गया बात? चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है वो है 94 नंबर का। 94 नंबर क्या कह रहा है ये देखो जरा। 94 नंबर कहता है शिक्षा आयोग 1964 से 66, है ना, के अनुसार गणितीय शिक्षण में ज्यादा जोर क्या समझने पर होना चाहिए? मूलभूत सिद्धांत, यांत्रिक शिक्षण, गणितीय परिकलन, उपरोक्त सभी। तो भैया गणित सीखने के लिए हमेशा, ठीक है, गणित सीखने के लिए हमेशा आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? मूलभूत सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक कॉन्सेप्ट है मूलभूत सिद्धांत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा, यदि लोहे के एक ठोस समलंब, ठीक है, वृत्तीय बेलन, ठीक है, समलंब वृत्तीय बेलन का मतलब वही है, बेलन जो है सिंपल बेलन, यहाँ पर वो बोल रहा है उससे मतलब वो टेढ़ा मतलब उसका जो बेस है वो 90 अंश में टिका रहे। समझ रहे बात को? ये बोलना चाह रहा है, इसीलिए लंब वृत्तीय बोलता है और कुछ नहीं है। ठीक है, वो इस प्रकार गर्म किया जाता है कि इसकी त्रिज्या और ऊंचाई में 1% बढ़ जाए। अब इसको गर्म करने पर इसका जो प्रतिशत है वो क्या हो रहा है, समझ लीजिए, बढ़ रहा है। 1% बढ़ गया अभी ये। ठीक है, मतलब 1% क्या हो गया, दोनों ऊंचाई और त्रिज्या बढ़ गया, तो ठोस आयतन में वृद्धि होगी। इसका तो डायरेक्ट आंसर निकल सकता है। इसका लॉजिक है, देखो ध्यान से समझो। क्या फार्मूला क्या है? फार्मूला होता है आयतन का। ठीक है, आयतन का फार्मूला ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसको कई तरीके से बना सकते हैं अपन। ठीक है, कई तरीके से बना सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि इसकी जो त्रिज्या है वो 100% थे और ऊंचाई है वो भी क्या है जी, 100% है। तो अब ये कितना हो गया, 101% हो गया। ठीक है, 101%, और ये भी क्या हो गया, ऊंचाई भी कितना हो गया, 101%। ये हो गया पहला ले लेते हैं, अब बाद ले लेते हैं। इसको मान लेते हैं पहले, पहले था बाद में होगा। क्लियर है? तो यहां पर हमारा थोड़ा सा स्किप के लिए माफी चाहते हैं। चलिए, यहाँ पर क्या दिया है मेरा, पाई आर स्क्वायर पहले की है और यहाँ पर क्या है, बाद की बात है। ठीक है, एक पहले वाली बात है और एक क्या वाली बात है, बाद वाली बात है। तो चलिए पहले में अपन जो जो परसेंट लिए हैं उसके हिसाब से हम क्या कर लेंगे, अपना काम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं। चलिए परसेंट को रखते जाइए,
पाई, यहाँ पर क्या है 100% लिए तो 100 का स्क्वायर इंटू में 100, ठीक है। ये सब परसेंटेज है, ठीक है। यहाँ पर परसेंट लगा लेते हैं, अंदर में परसेंट में ही रखना है, ठीक है। तो अब ये देखिए कभी भी आपको क्या करना है, परसेंट है, बार बार परसेंट नहीं रखना है, परसेंट केवल एक बार होना चाहिए आपका। तो बार बार जो परसेंट है उसमें से सभी परसेंट को, एक को छोड़कर बाकी सबको परसेंट को नंबर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ये 100 अपान कितना हो जाएगा, परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड बाय 100, ठीक है। फिर एक परसेंट, जीरो जीरो कैंसिल हो गया। अब ये आ गया मेरा 100 पाई और आ गया परसेंट। क्लियर हो गया बात, हमने बाकी सब परसेंट को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। चलिए अब बाद वाली बात करते हैं, आयतन का सूत्र तो वही लगेगा, आयतन में बदलाव नहीं होगा, सूत्र में बदलाव नहीं होगा, मान में बदलाव आएगा। चलिए पाई आर स्क्वायर, अब ये क्या हो गया, 101 का परसेंट है, उसका क्या करना पड़ेगा, वर्ग, और फिर से 101% आ गया। अब देखिए यहाँ पर वही चीज को बता रहा था मैं, ठीक है। यहाँ पर वर्ग है, मतलब परसेंट दो बार है, तो पाई क्या लिखेंगे, 101 गुणित 101 गुणित 101, ठीक है। एक लास्ट वाला परसेंट परसेंट रहेगा, बाकी 2% को हम नंबर बनाएंगे, इसलिए डिवाइड बाई 100 कर लेंगे, ठीक है। अब 101 का कितने बार गुणा करना है भैया, आपको 3 बार गुणा करना है। तो 101 का जब 3 बार गुणा करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास वो आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 103031 एंड डिवाइडेड बाई, ये देखिए ये परसेंट अभी छूटा हुआ है ना, याद रखेंगे, डिवाइडेड बाई कितना हो गया मेरा 10,000। अब इसको बनाएंगे तो 1 2 3 4 4 डिजिट बाद, ठीक है, डेसिमल लगेगा, परसेंट भी लगेगा, तो ये आ जाएगा मेरा 103.0301%। अब देखो पहले भैया, अब पाई भी रहेगा ना, याद रखेंगे, पाई भूल गए हम, चलिए पाई लगा देते हैं। अब देखो यहाँ पर केवल 100 पाई परसेंट में था, अब यहाँ पर 103.0301 पाई हो गया है, मतलब कितना एक्स्ट्रा बढ़ गया, 3.03 बढ़ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 पॉइंट क्या हो जाएगा, 03। इसका एक शॉर्टकट ट्रिक होता है, जब भी आयतन वाले प्रश्न बढ़ता है कि किसी के त्रिज्या और या लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन हो रहा है, तो आप देख लीजिए कैसे कैसा परिवर्तन हो रहा है, 1%, 1%, 1%, 3 बार अभी है 1%, ठीक, क्योंकि आर दो बार है ना, आर का वर्ग यहाँ पर देखो आर दो बार है, ठीक है। आर सिंगल बढ़ रहा है ऐसा नहीं सोचना है, त्रिज्या तो अकेला है, लेकिन त्रिज्या जब सूत्र में लिख रहे हैं तो त्रिज्या का वर्ग है, मतलब त्रिज्या दो बार परसेंट में बढ़ा है, ये समझ के चलना है। तो चलिए सबसे पहले, जब भी ऐसा कोई वृद्धि वाला होता है परसेंट वृद्धि में, तो उसके लिए ट्रिक ये है कि 1+1 प्लस दोनों का गुणा करिए, 1 गुणित 1 और बटे में क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए, तो ये कितना हो गया, 2 ठीक है, कितना आ गया, 0.01, तो आ गया मेरा 2.01। अब देखिए जब दो को मैंने एक बना लिया तो ये क्या बन गया, 2.01। अब ये एक का काम कर रहा है, दो एक बन चुका है, अब इसको तीसरे के साथ वही अप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा, 2.01 प्लस 1 प्लस 2.01 गुणा 1 बटे में कितना करना है आपको, 100 करना है, तो ये आ जाएगा मेरा 3.01 प्लस ये डेसिमल और दो डिजिट किसके का, तो ये आएगा 0.02 आ जाएगा, ठीक है, 0.02 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3.03, और ये आ जाएगा परसेंट। आप कैसे भी देखो, गणित बनाने के हजारों तरीके होते हैं, है ना, आप उनमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये रहा 96 नंबर।
चलिए देखते हैं क्या दिया है इसमें क्वेश्चन में। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलन 1 मिनट में, कितने मिनट में? 1 मिनट में समान आकारों के 5 घनाकार बर्फ रखे जा सकते हैं। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक बेलन में 1 मिनट में समान आकारों के 5 घनाकार बर्फ रखे जा सकते हैं, तब 1 मिलीमीटर त्रिज्या के एक बेलन में 60 सेकंड में उसी माप के कितने घनाकार बर्फ रखे जा सकते हैं? ये हमारा क्वेश्चन है। तो भाई एक बात जरा बताओ, क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन तो सुन लो, है ना। एक बेलन है बोल रहा है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, 1 मिनट में समान आकार के 5 बर्फ, 1 मिनट की बात कर रहा है। कितने ठो बर्फ? समान आकार के 5 ठो बर्फ, ऐसा मान लीजिए बर्फ का है। तब 1 मिलीमीटर त्रिज्या के एक बेलन में 1 मिलीमीटर, चलिए यहाँ पर 1 मिलीमीटर छोटा रहेगा, समझ लीजिए। 1 मिलीमीटर बेलन के त्रिज्या 60 सेकेंड में, अरे 60 सेकेंड का मतलब तो 1 ही मिनट होता है ना भाई। उसी माप के कितने घनाकार बर्फ रखे जा सकते हैं? तो भैया जो बर्फ रखने का जो ये है, समझ रहे बात को, इसकी ऊंचाई तो बताया नहीं, बताया क्या? नहीं बताया। तो इसका मतलब वो तो पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। वो पता ही नहीं चलेगा कि कितना बर्फ रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता, ठीक है। जब इसका आयतन पता रहेगा, है ना भाई। वैसे भी टाइम के साथ रखने का कोई तात्पर्य नहीं होता, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका निर्धारित नहीं किया जा सकता। कई लोग एकदम अब गणित बनाना ही है क्या, लॉजिक लगाते रहते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 97। ये सरलीकरण है। देखो यहां पर सरलीकरण में होता है बोर्ड मास का रूल लगेगा। सबसे पहला वीडियो में हमने बताया था, 2022 वाला क्वेश्चन में भी आया है ये, ठीक है। टीटी 2022 में बोर्ड मास रूल, तो उसमें हमने बताया था ब्रेक बी मतलब ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने टाइप के होते हैं? ब्रैकेट 4 टाइप के बताया था हमने, बार, छोटा, फिर करली, फिर स्क्वायर। यहाँ पर देखो भैया बार लगा हुआ है, तो ये सबसे पहले सॉल्व होगा, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्व उसी को करेंगे हम, तो आएगा 5 माइनस बड़ा ब्रैकेट 3/4 2 एंड प्लस कितना है करली ब्रैकेट 2 एंड 1/2 है, माइनस इसको 5/2 भी लिख सकते थे, स्मॉल ब्रैकेट 0.5। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 8 या 72 लघुत्तम हो जाएगा, और ये 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा, प्लस 1 बटा कितना हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप में। यह आ जाएगा मेरा 5 माइनस कितना हो जाएगा 3/4 प्लस करली ब्रैकेट, यहाँ पर आ जाएगा 5/2 माइनस, ठीक है। दोनों दोनों ही हमारे पास क्या होंगे, माइनस होंगे, तो ये आ जाएगा मेरा, अगर इसको अगर अलग अलग करना चाहो तो माइनस दोनों के लिए ऐसा समझो, 0.5 माइनस 1 बाई कितना है 72, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा 5 माइनस कितना आ गया 3/4 प्लस, ध्यान से समझिए, 5/2 माने 2.5, 5/2 का मतलब होता है 2.5, 2.5 में अगर माइनस करूंगा 0.5 तो कितना आएगा 2 माइनस 1 बाई कितना आ जाएगा ये 72, ठीक है। तो चलिए 5 माइनस कितना आ गई है 3/4 प्लस, दोनों का लघुत्तम एलसीएम ले लो, कितना आ गया 72, 72 दोनों 144, एक एक कम एक, तो कितना आएगा 100 कितना आएगा ये 43, ठीक है। अभी आ जाएगा मेरा 5 माइनस दोनों का फिर लघुत्तम ले लो, 4 और किसका 72 को, तो 72 आएगा, 18 चौक 72, 18 तिया कितना हो गया यहाँ पर 54, 54 है ये, प्लस
72 से 72 एक बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा 143। तो ये आ जाएगा मेरा 5 माइनस, दोनों प्लस करिए तो कितना आ गया 4 3 कितना हो गया 7 हो गया, 4 5 कितना हो गया 9, और एक 197 डिवाइडेड बाई कितना 75। अब दोनों सॉरी 72, ठीक है, दोनों का लघुत्तम ले लो, कितना आ गया मेरा 72 आ गया। 72 5 जा कितना हो जाएगा 360, ठीक है, माइनस 197। अगर ये 200 माइनस होता समझ लो, ठीक है ना, कितना माइनस रहता, अगर 200 माइनस होना होता तो कितना आ जाता सीधा 160। तो कितना आ जाएगा 160 63, तो ये आंसर आ जाएगा मेरा 163 बटे में कितना आ जाएगा मेरा 72, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या है राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर फिर वही प्रॉब्लम आगे लगता है, ना खिसकने वाली बात। हाँ देखिए बड़ी मुश्किल से खिसक रहा है। चलिए 198 में आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा चलता है ना, कुछ जानकारी के लिए भी थोड़ा बहुत तो झेलना पड़ेगा ना। चलिए क्या दिया है यहाँ पर हमारा 98 में, 98 थ्योरी है, देखिए क्या दिया है, गणित शिक्षण में ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, आगमन विधि, प्रोजेक्ट विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, इनमें से कोई नहीं। तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलने वाले को इनमें से हमारा कोई नहीं, जो ऑप्शन है तीनों ही ऑप्शन क्या है उसके लिए परफेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 99 या 99 में क्या है देखो जरा, चलिए गणित गेम, ठीक है, यहां पर ध्यान सुनेंगे, गणित गेम एवं पजल्स गणित शिक्षण के उदाहरण है, खाली स्थान द्वारा। भैया अब गेम लिख रहा है तो प्ले है ना, तो सीधी सी बात है भाई, प्ले विधि, प्ले वे, खेलने के तरीके की विधि, गेम, गेम आया नहीं यहाँ पर वर्ड, सीधी सी बात है, पजल्स गेम ये सब क्या है खेल विधि होती है ना, प्ले वे विधि लिख दिया है, अरे खेल विधि लिख देता है कि नहीं, तो खेल से जो गणित सीखते हैं वो उसके उदाहरण है, शिक्षण के उदाहरण है। क्लियर हो गया बात, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपने वास्तविक गति से 4/5 की गति से एक व्यक्ति 1.5 घंटा देरी से पहुंचता है, उसका पहुंचने में वास्तविक समय क्या था। इतना इजी है, थोड़ा सा लगाना है लॉजिक। देखो 4/5 मतलब ऐसा मान सकते हैं कि आप, ठीक है, चलिए वास्तविक गति से 4/5, तो मैं मान लेता हूं एक वास्तविक गति, ठीक है, और दूसरा क्या है ये धीमी गति, ऐसा मान लेते हैं अपन धीमी गति क्योंकि धीरे है। तो यहां पर एक बात बताओ भैया, 4/5 बोलने का तात्पर्य जो है ना, अगर मैं एक्स लूंगा 4/5 एक्स ऐसा रहेगा, इसको एकदम सिंपल से चलो कि उसकी कुल जो वास्तविक गति थी वो 5 थी, यहां पर ले लेते हैं गति भाई, ठीक है, यहाँ पर वास्तविक गति थी वो 5 थे, और धीमी होके कितनी हो गई 4 हो गई। तो अब यहाँ पर अब दिमाग लगाओ समय, तो भैया अगर गति ज्यादा थी तो समय क्या लगेगा कम लगेगा, तो यहाँ पर क्या होता है जस्ट अपोजिट हो जाता है समय गति का, तो यहाँ 5 यहाँ 4, ये समझ लो अब उल्टा हो जाता है ये समय, भैया धीरे से चलोगे तो ज्यादा लगेगा ना भाई, तो इसीलिए उल्टी हो जाती है गति, है ना, सॉरी गति बोल रहा हूँ समय, है ना, गति आप जिस गति से चल रहे हो जस्ट समय उसका क्या रहेगा उल्टा, क्योंकि दूरी आपको सेम पहुंचना है। अब यहाँ पर देखो ये जो अनुपात होता है वो हिस्सा होता है, तो भैया यहाँ पर देखो समय में कितने हिस्से का अंतर आया है, कितने हिस्से का अंतर आया है, एक हिस्से का। पहले 4 समय में चलता था, अब उसे समय कितना लग रहा है 5, मतलब एक हिस्सा ज्यादा लग रहा है।
एक हिस्सा उसको क्या लग रहा है, चलने में ज्यादा लग रहा है, मतलब एक हिस्सा मतलब वही तो 1.5 घंटा है भैया, 1.5 घंटा देरी से पहुंचता है, मतलब जो एक्स्ट्रा हिस्सा लगा समय का वही हिस्सा एक हिस्सा समय, हिस्सा में बोलेंगे तो एक हिस्सा और समय में 1.5 घंटा। तो हमको उसको वास्तविक समय क्या था, तो वास्तविक समय तो कितना था भैया, 4 हिस्से का है, तो 4 हिस्सा देख लो भैया, तो 4 हिस्सा 1.5 चौके कितना होता है, 1/1 डेढ़, 1.5 × 4, 1.5 × 4 कितना होता है 6 घंटा। 1.5 को आप 1.5 को डबल करोगे 3 और 3 को डबल करोगे तो 6, तो सीधी सी बात है 6 घंटा ऑब्वियसली। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 101 क्वेश्चन नंबर 101। तो 101 कहता है कि आकलन का निकटतम संबंध होता है, ठीक है, आकलन का निकटतम जो संबंध होता है वो क्या होता है, बड़ी समस्यात्मक है। विषय वस्तु से, आकलन विधियों से, उद्देश्यों से, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हमारा जो 101 है, 1 मिनट इसको जरा देखते हैं पहले। हाँ 6 चलिए ये वाला है हमारा 101 का क्वेश्चन। इसमें कुछ चीजों के कारण ये क्या था, विवादित एक क्वेश्चन था जिसमें इसका स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया, ठीक है। आकलन का निकटतम संबंध, ठीक है, असेसमेंट इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू कंटेंट ऑफ सब्जेक्ट। इसमें क्या हो रहा है, एक से अधिक, देखो भैया यहाँ पर विषय वस्तु से भी हो सकता है, आकलन की विधियों से भी हो सकता है, एक से ज्यादा इसके आंसर दिख रहे हैं, समझ रहे हैं बात को। तो इसका कोई स्पष्ट क्लियरेंस नहीं हो पाया कि किसको आंसर लिया जाए, है ना, तो इसको स्किप कर दिया गया, है ना, मतलब उसको बोनस के रूप में दे दिया गया था, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहां पर चलिए बढ़ते हैं 102 102। यार यह सामान्यतः गणित सीखना कठिन होता है क्योंकि इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है, अज्ञात, बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते, अच्छे शिक्षकों की उपलब्धता का न होना, शिक्षण विधियां दोषपूर्ण हैं। तो भैया लास्ट वाला तो ऐसी बिल्कुल सोचना नहीं है, सी भी नहीं सोचना है, या ऐसा नहीं है कि शिक्षक अच्छे नहीं हैं, इसे बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, हो सकता है, लेकिन पढ़ना नहीं चाहते इसका मतलब गणित कठिन हो जाए क्या। और जो बच्चे पढ़ते हैं, जो लाते हैं टॉप करते हैं, वो लोग क्या हैं, एक्चुअल में क्या है, कठिन इसलिए लगता है क्योंकि इसकी प्रकृति मूलतः क्या है जी, अमूर्त है ना, अज्ञात रूप में रहती है। क्लियर हो गया बात। चलिए यहां पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 103। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कहता है, इस्माइल और पूजा के पास 7:3 के अनुपात कुछ पैसे थे। इस्माइल के पास 490 थे। यदि पूजा के पास केवल 10 रुपए के सिक्के में है तो पूजा के पास कुल कितने सिक्के हैं। तो ये एकदम इजी है, देखो भैया 7:3 में है, ठीक है, इस्माइल और ये पूजा समझ लीजिए। तो अनुपात का मतलब होता है हिस्सा, समझो हिस्सा। तो एक के पास 7 हिस्से हैं, एक के पास 3 हिस्से हैं, तो दोनों के पास कुल कितने हिस्से हो गए, 10 हिस्सा। जिसमें से इस्माइल के पास क्या था 490, अरे सीधा सीधा दिया हुआ भी है इसमें, तो 7:3 है ना, मतलब 7 भाग है, वो कितने के बराबर है, 490 के बराबर। हमको कितने भाग का चाहिए, पूजा के पास चाहिए 3 भाग का चाहिए, तो पहले 1 भाग का निकाल लो। तो 1 भाग का मतलब क्या हो जाएगा, 70 भागित हो जाएगा ना भाई, 7×7 = 49। हमको 3 भाग बताइए, तो 3 भाग का कितना हो जाएगा, 70×3, मतलब कितना आंसर आ गया, 210 रुपया। अब 210 रुपया पकड़ी है पूजा और उसके पास केवल 10-10 रुपये का सिक्का है, तो भैया 10-10 रुपये का कितना सिक्का लोगे, 210 आएगा।
तो ऑब्वियसली 21। या तो 210 को भाग कर लो भाई 10 से, 10-10 के टुकड़े कर लो, 10-10 के कितने टुकड़े बनेंगे आपके, 21 टुकड़े बनेंगे, मतलब 21 तो सिक्का है, तो 21 दाम कितना हो गया, 210 हो गया। क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा 104 नंबर वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। इसमें क्या बोला गया जरा ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। तो बोला है कि 179 इंटू 48 इक्वल टू 8592। ओके, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझिए जरा इसको। अगर मैं 8592 में, ध्यान समझेंगे, इसको डिवाइड कर दूं 117, जैसे हमारा 6 इक्वल टू 2 इंटू 3। अगर मैं 6 को जो आंसर आया उसको 3 से डिवाइड करूं तो कितना आंसर आएगा, 2 आएगा। इसी प्रकार मैं बोल सकता हूं कि 8592 को मैं डिवाइड कर लूं किससे, 179 से, तो यहां पर आंसर आएगा मेरा 48। क्लियर हो गया। अब यहां पर डेसिमल का बस खेल है ना भाई, किसका खेल है, डेसिमल का खेल है। डेसिमल का खेल है तो आप खेलिए, बिल्कुल डेसिमल का खेल खेलिए। 85.92 है, जिसको डिवाइड करना है मेरे को 17 पॉइंट किससे, 9 से। तो आंसर में 48 तो आएगा, लेकिन डेसिमल कहां लगेगा ये समस्या है ना भाई, डेसिमल कहां लगेगा ये समस्या है। कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको करना है, सबसे पहले ये दशमलव को बना दीजिए बटा वाला, तो 8592 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा इंटू 179 डिवाइडेड बाई कितना आएगा हमारे पास 10। 0 0 क्या हो गया, कैंसल हो गया। और इसको इसके जब कैंसल करोगे तो इसका आंसर तो पहले से दिया हुआ है भैया, कितना आया है 48, और डिवाइड में अभी भी क्या बचा हुआ है हमारे पास 10, तो ये आ जाएगा 4.8। बहुत सिंपल लॉजिक के साथ। क्लियर हो गया बात, बहुत ही सिंपल लॉजिक लगा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास ए हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा 105 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 105 क्या कहता है जरा देखते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गणित शिक्षक की विशेष योग्यता है, गणित उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता, गणित कक्षा संचालन की योग्यता, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान, उपरोक्त सभी। तो भैया ये जितने भी क्षमता है ना, गणित उपकरण को प्रयोग करने की क्षमता, गणित कक्षा संचालन की योग्यता, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान, ये सभी क्या है, विशेष योग्यता है शिक्षक के, गणित शिक्षक के। क्लियर हो गया बात। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो एल्गोरिथम, एल्गोरिथम का मतलब होता है विधि, प्रोसेस, है ना, मानसिक रूप से किस कार्य के लिए उपयोगी है। तो किस कार्य के लिए उपयोगी है भाई, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा संख्या संक्रिया, मापन, अनुमानन, ये सभी में काम आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उपरोक्त क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 107, क्वेश्चन नंबर 107 क्या है देखिए यहां पर। हाँ, यहां पर हमारे पास देखते हैं क्या दिया हुआ है। रूट लगा हुआ है, 30 लिखा हुआ, का मतलब गुणा होता है 10% मान 10/100 हो जाएगा ये। बीच में लगा हुआ है प्लस, √3 हो गया है। ठीक है, उसके बाद ये आ गया 30, का मतलब गुणा 40% माने 40/100, माइनस रूट लगा हुआ है। ठीक है, फिर क्या लगा हुआ अभी, 30 का 90%, 30 का 90%, तो 30 गुणा 90% मतलब 90, और बाई में कितना आ गया 100। 1020 1020 कैंसल, 1010 00 00 कैंसल, 00 इसमें भी क्या हो गया
कैंसल। अब ये हमारे पास आ गया √3, 3 एक कम 3 ना, √3 बीच में क्या लगा हुआ है प्लस, 3 चौक कितना हो जाएगा ये 12, ठीक, 3 चौक कितना हो गया 12, तो √ कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा, बीच में क्या लगा हुआ है माइनस, ठीक है, 9 3 9 तिया कितना हो जाएगा ये 27 हो गया, ठीक है। तो चलिए 12 है वह, 12 को लिखोगे तो कैसे लिखोगे भाई, 12 2 छक्के 12 और 2 तिया 6, 3 एक कम 3, 2 का तो जोड़ी मिल गया यहाँ पर 12 में, तो 12 में जिसका जोड़ी, वैसे 27 में भी जोड़ी निकलेगा, इसका जोड़ी निकलेगा भाई 27 में, जरा देखो तो 3 तिया 9, या फिर ऐसा लिख सकते हो, सीधा सीधी बात है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करते इसे, √4 गुणित 3 लिख सकते हैं, माइनस 9 गुणित 3 लिख सकते हैं, 4 का वर्गमूल निकलेगा 9 का मूल लेगा, तो आ गया वर्गमूल 3, बीच में प्लस, 4 का कितना निकलेगा 2, और वर्गमूल 3 तो बाहर आ नहीं पाएगा, माइनस 9 का कितना आ जाएगा 3, और इस 3 का क्या हो जाएगा √। अब यहाँ पर देखो √ यहाँ कुछ नहीं, मतलब एक बार है, यहाँ पे कितने बार है 2 बार है, दोनों जुड़ के कितना हो गया 3 बार, कौन हो गया 3 बार √3 माइनस 3 √3, तो सेम सेम में माइनस होता है तो कितना आता है जी 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कई तरीके हैं उसको बनाने के वैसे, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या दिया है इस क्वेश्चन में, जरा देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, स्थानीय मान और अंकित मान क्या होता है भैया, स्थानीय मान 5 कहाँ पर है, तो लिखते हैं पहले क्वेश्चन को, 2 6 5 4 एंड 9, ये इकाई दहाई और ये सैकड़ा, तो 5 कहाँ पर है सैकड़ा, 5 सैकड़ा मतलब 500, ये हो गया स्थानीय मान। अंकित मान क्या होता है, जिस भी संख्या का अंकित मान है वो वही का वही रहता है, ठीक है। और दोनों में पूछा है अंतर, मतलब 500 में अंतर 5 का, तो कितना हो जाएगा भैया 495 का, तो ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 109, एक ही माप 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है, क्या बोला यहाँ पर 3 सिक्के मेज में इस प्रकार रखें कि एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, सिक्कों द्वारा उनके बीच घेरे गए क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब सीधी सी बात है, ये ऐसा और ऐसा सिक्के को रखने की बात कही गई है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, सबकी एक ही है बोल रहा है, और इसकी भी क्या है जी 1 सेंटीमीटर। तो करना कुछ नहीं है, देखो ये आ गया आपका, ये त्रिभुज बन गया, अब ये एक और ये एक और एक पूरा, तो ये जो त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, यह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, मतलब समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, जिसकी भुजा कितनी हो गई अब 2 हो गई, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये देखो, ये क्षेत्रफल है, ठीक। अब ये 3 हिस्से में बटा हुआ है, एक जो वृत्त है समझ लो, और ये तीनों हिस्से मिलकर एक वृत्त बना लेंगे, जिसकी त्रिज्या होगी 1 सेंटीमीटर। तो इस क्षेत्रफल में, इस क्षेत्रफल को क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, ठीक है, घटा लेंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, समत्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सूत्र होता है √3/4 भुजा की घात 2, ठीक है, तो भुजा कितना आ गया इसका 2 की घात 2, बीच में क्या लगेगा माइनस, इसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई, और त्रिज्या का वर्ग, त्रिज्या कितना है जी 1, तो यहाँ पर आएगा 4 से 4 क्या हो गया कट गया, तो आंसर आएगा √3 - पाई, कहाँ है √3 - पाई, कहाँ चला गया, ओके यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे, ये देखो ये है त्रिभुज बना रहा है, समझ लो ये और ये,
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है ना। तो 180 अंश होगा मतलब वो आधा वृत्त बनाएगा भाई। क्या बनाएगा? आधा वृत्त। तो वो कैसे आधा वृत्त बनाएगा? देखो ये है, ये कितना अंश रखा हुआ है? 60 अंश। तो 60 अंश का ऐसा हमने बना दिया ये। चलो यहाँ पर रख दिया 60 अंश का। एक बार और दूसरे 60 अंश को रख दिया हमने। ये 60 अंश का ये दूसरा खापा यहाँ पर चला गया। एक बार और तीसरा वाला 60 अंश, ये वाला आ गया तीसरा वाला। तो कितना बनाएगा जी? आधा वृत्त बनाएगा, है ना भाई। तो आधा वृत्त का सूत्र क्या हो जाएगा? जो है पाई आर स्क्वायर का वर्ग का आधा हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका राइट आंसर फिर क्या हो जाएगा? सेकेंड आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बात? एकदम सामान्य तरीके से चलो भाई, जरूरी नहीं कि फार्मूला ही यूज करना है, फार्मूला ही लगाना है ना, थोड़ा सेंस भी लगाना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमको क्या कह रहा है पहले देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी सीखने की रणनीति B.S. ब्लूम द्वारा विकसित नहीं की गई है? तो इसमें दिया है विषय वस्तु का इकाइयों में विभाजन, सीखने में आने वाली कठिनाइयों को पहचानना, शिक्षकों द्वारा मास्टरी स्तर प्राप्त करना, इकाई परीक्षण का निरीक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इकाई परीक्षण का निरीक्षण करना है, वह B.S. ब्लूम द्वारा विकसित नहीं की गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। किसी साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% से 7.3/4% रह जाने से उसकी आय में 61.550 की कमी आ गई है। उसकी पूंजी थी, ठीक है ना, उसकी पूंजी थी। तो 111वां नंबर में आपको क्या करना है? तो यार दिमाग लगाइए थोड़ा सा। कमी आ गई तो भैया यहां पर आप देखो प्रतिशत में कितने की कमी आ रही है। देखो प्रतिशत में कमी, तो कितने कमी आए? 8 माइनस कितना जी? 7.3/4 मतलब ये 7.25। 7.3/4 मतलब 7.25, मतलब 7 और 3/4। 1/4 और करोगे तो 8 हो जाएगा ना। मतलब 1/4% क्या हो गई? कमी हो गई। तो वही जो 1/4% है वह रुपया में कितने के बराबर दिखने लगा? 61.50। ठीक है, 61 दशमलव कितना जी? 50। तो हमारे पास, ठीक है, तो यहां पर क्या देखना है हमें? तो उसके बाद वार्षिक रह गई। तो चलिए उसकी पूंजी देखना है, तो हमें 100% का मान चाहिए। तो पहले तो 100% का मान करने के लिए 1/4 को 400 से गुणा करना पड़ेगा, या फिर पहले 1% का मान निकाल लो। तो 1% के लिए 4 को इधर गुणा करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 61.50 गुणित कितना जी? 4, जो कि आ जाएगा 5 चौक 20, 2 हो गया। और 61 चौक कितना हो गया? 4 छक्का 24, और ये 4, 244 और 246 हो गया। ठीक, अब हमको 100% निकालना है। कभी भी जो पूरा रहता है मतलब 100%, तो पूंजी उसकी 100% मान के चले थे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 246 गुणित कितना हो जाएगा? 100, मतलब कितना हो जाएगा? 2 4 6 और 00। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो भैया यहाँ पर प्रतिशत में कमी हो रही है, तो एक बार प्रतिशत में देख लो। उसी चीज को पैसे, माने जो प्रतिशत में कमी आई उसको पैसे के बराबर रख लो, और प्रतिशत को 100% निकाल लो। 100 के लिए कैसे निकलेगा? जब 1 का निकलेगा। तो सीधी सी बात है, जो आंसर आएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 112, 112। 112 में क्या कहना चाह रहा है? संख्या संक्रियाओं को बताते समय खाली स्थान के समझ पर जोर देना चाहिए। आकारों, पैटर्न, आंकड़ा परिचालन, उपरोक्त सभी।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पैटर्न पर ध्यान देना चाहिए। संक्रियाओं को बताते समय खाली स्थान के समझ पर जोर देना चाहिए, पैटर्न को, जो किस पैटर्न में चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 113। ये देखो एलसीएम एचसीएफ वाला तो आना ही रहता है भैया, इसको तो दिमाग में छाप लो। दो संख्याओं का महत्तम 8 है, तब निम्नलिखित में से, ओ इसमें थोड़ा सा ये किया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उनका लघुत्तम समापवर्त नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहां पर क्या है, 32, 56, 64, 76। भैया अगर दो चीजों का समापवर्तक कोई है तो वह उसके लघुत्तम को भाग करेगा ही करेगा, लेकिन 8 है, किसको भाग नहीं कर पा रहा है भैया, 76, 32 को तो करेगा, 56 को करेगा, 8 7 56, 8 8 64, लेकिन 76 को नहीं करेगा। तो जिसको नहीं करेगा वो लघुत्तम नहीं हो सकती। क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 114। 114 में क्या दिया है, जरा क्वेश्चन को देखिए। यदि 132 के सभी धनात्मक भाजकों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तब प्रथम भाजक के इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। भाजक, ठीक है, भाजक मतलब जो उससे भागित हो सके, घटते क्रम में करना है, तो सबसे पहले तो 132 होगा ही, है ना भाई। प्रथम भाजक के, भाजक क्या होगा, उसका खुद का तो, अरे भाई कोई भी चीज अपने आप से तो सबसे पहले भाग जाएगी ही, है ना। तो उसका 132, 132, 132 से भाग जाएगा, और भी कम होते होते सबसे छोटा भाजक कौन होता है, 1। तो यहां पर बोला है प्रथम भाजक के, प्रथम भाजक तो यही है, घटते क्रम में पहला नंबर में कौन आ रहा है, 132 आ रहा है ना, 132 आ रहा है। ठीक है, 132 आएगा। चलिए देखते हैं 114 नंबर का जो सॉल्व कैसे होगा। तो 132 में हमारा इकाई अंक कितना आ रहा है भाई, जरा ध्यान दे दो, कितना आएगा, 2। तो इसका ऑब्वियसली तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, इसमें ज्यादा लंबा चौड़ा करने की क्या जरूरत है। चलिए 115 को देखते हैं। किसी वर्ग का परिमाप 36 है भैया। वर्ग किसको बोला जाता है, वर्ग किसको बोला जाता है, वर्ग जिसके चारों भुजा क्या है जी, बराबर माप के होते हैं, है ना, और चारों कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है। ठीक है, एकदम एकदम बराबर चारों साइड से। और ये 36 इसका परिमाप मैंने चारों भुजा को मिलाकर 36 दिया है, तो एक भुजा कितना होना चाहिए, एकदम सामान्य तरीके से पढ़ो, 9, 9 चौक 36। किसी आयत की चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, और एक आयत भी है बोल रहा है, और इसकी चौड़ाई 7 है, तो ये भी 7 हो जाएगा, 7 7 कितना हो गया, 14। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हैं, मतलब दोनों के परिमाप बराबर हैं बोल रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा भैया, इसका परिमाप 36 है, तो ये बोल रहा है दोनों का परिमाप बराबर है, इसका परिमाप और इसका परिमाप। ठीक है, 7 7 14 हो गया। अब इसको चारों को मिलकर 36 होना है ना, तो 36 में से 14 माइनस करो, कितना आ गया, 22। 22 दो भागों में कितना कितना बटेगा, 1/11। दूसरा भी क्या हो जाएगा जी, 11। एकदम सामान्य तरीके से पढ़ो, 7 7 14 हो गया, चारों को मिलाकर 36 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप दोनों बराबर होना चाहिए बोला है। तो इस तरह से 7 और कितना हो गया, 11 18, 18 18 36 हो गया। अब चलिए इसका क्या बोला है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसा निकलता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 7 11 में कितना हो गया, 77। तो ये हमारा आ गया 77 आ गया। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 116 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ध्यान सुन लीजिए। गणितीय शिक्षण में कोलम क्या समझने के लिए उपयोगी है, समृद्ध वर्गों के वक्र को, सममिति को, ए व बी दोनों को, या तो ए या तो बी परंतु दोनों नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए और बी दोनों, समृद्ध वर्गों के वक्र को, सममिति को समझने के लिए कोलम का जरूरत पड़ेगा। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 117।
सामान्यीकरण से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ना माना जाता है आगमन, निगमन, वैज्ञानिक विधि, विशिष्टीकरण विधि। आदमी को लगे विशिष्टीकरण है, बिल्कुल गलत है। इसको बोलते हैं निगमन विधि। जब हम लोग कोई सामान्य चीज से ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं विशिष्ट की ओर, तब वो हमारा हो जाता है निगमन विधि। ठीक है, तो 117 का आंसर हो जाएगा निगमन विधि। ठीक है, डिडक्टिव मेथड। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती हैं। गणित हमें प्रकृति के बारे में बताती है, ये तो सत्य है भाई, वो भी सत्य है। शुरू में अमूर्त ज्ञात होती है। गणितीय अवधारणाओं की क्रमबद्ध श्रृंखला होती है, बिल्कुल। गणितीय अवधारणाओं के में तार्किक संबंध होता है, कौन सा होगा? प्रकृति के बारे में बताती है, नहीं, बिल्कुल। गणितीय अवधारणा अमूर्त होती है, तो एकदम बिल्कुल राइट है। गणितीय अवधारणाओं में क्रमबद्ध भाई श्रृंखला है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होता है। ठीक है, सीक्वेंस में। गणित अवधारणाओं की तार्किक संबंध होता है, बिल्कुल भाई, तर्क लगता है, इसीलिए तो ये कठिन होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ना, मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ना है समस्या हल विधि, प्रयोगशाला विधि, प्ले विधि, पेडागोगिक विधि। ये पेडा है ना, पेडागोजी है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारे लिए कौन सा होगा? तो यहां पर क्या होता है, मूर्त से अमूर्त बढ़ने के जो है उसमें से नहीं है कोई भी, समझ रहे बात को? तो इसलिए इसको स्किप कर दिया गया है। ठीक है, और इसका बोनस दिया गया फिर। ठीक है, चलिए बनते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राइमरी गणित के लिए किसी भी पाठ्यक्रम को निश्चित ही किस श्रेणी को सम्मिलित करना चाहिए? मूर्त से अमूर्त, अमूर्त से मूर्त, खुला, अंत खेल, प्रबोधक, फीडबैक। तो ये क्या है? प्राइमरी के गणित है, मूर्त से क्या जी? अमूर्त की ओर। भैया बच्चा जो जान रहे उसके बारे में बताओ भाई, नहीं जान रहे उसके बारे में एक्स वाई लेने के लिए बोलोगे, बच्चा मर जाएगा वो तो, है कि नहीं? तो भैया इसको जानना है आपको। मूर्त तो जान क्या रहा है उससे ना जानने की ओर, है ना भाई? जिसके बारे में पता है उसके बारे में आप क्या करेंगे? कॉन्क्रीट जो उसको पता हो, वास्तविक जो जान रहा है वस्तुनिष्ठ, उधर से ना जानने वाले की ओर जाएंगे, तब वह उसके लिए क्या होगा? सरल होगा। और पाठ्यक्रम को इसी विधि से सिखाना चाहिए, खासकर गणित के लिए, वो भी प्राइमरी लेवल का। क्लियर हो गया? तो चलिए ये हमारा हो गया 2017 में आए हुए सीजी टेट में, है ना, प्राइमरी लेवल का जो मॉर्निंग शिफ्ट में होता है उसके सभी क्वेश्चनों को हमने सॉल्व कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये बिल्कुल पसंद आ रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसमें लाइक करिए और इसे शेयर कर दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, ठीक है, एक नया वीडियो के साथ, जिसमें हम 2016 में जो टेट हुआ था उसके प्रश्नों को, गणित के प्राइमरी लेवल का जो 1 to 5 के लिए हुआ था, उनके गणित के प्रश्नों को हल करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।